जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज होने वाले हैं 25 और बिहार दरोगा के वैकेंसी आने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा, आपका तैयारी लेवल अच्छा हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब बिलियन छार होता है, बात तो स्पष्ट हो चुका है कि क्या होगा। बिलियन जब छार होगा तो फिनोल्फिन थेनिल कौन सा रंग देगा? तो ये कैसा रंग देगा? इसका ये गुलाबी रंग दे देगा। जब विलियन क्षार होता है तो फिनोल्फिन जो है कैसा रंग दे देगा? तो ये आपको गुलाबी रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है ना? जब किसी अम्ल और क्षार के जो है विलयन को एक उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति कैसा होगा? इसका विलयन का प्रकृति कैसे हो जाएगा? न तो अम्लीय रहेगा और न ही क्षारीय रहेगा। ये दोनों कंडीशन पर ये आपको जो न अम्लीय रहेगा न क्षारीय रहेगा। आपको ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मृदा क्षारीय हो, अगर मिट्टी अगर क्षारीय हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाएगा? जब मिट्टी जब क्षारीय हो जाती है तो उस मिट्टी को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें जो मिलाया जाता है जैव पदार्थ को मिलाया जाता है। किसको मिलाएंगे? जैव पदार्थ को मिलाया जाता है। और ये भी बात रहता है उसके क्षार को दूर करने के लिए जो जिप्सम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग? जिप्सम का प्रयोग करता है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें जैव पदार्थ को मिलाया जाता है ऑप्शन के साथ। फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बॉल में क्या अंतर है? फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बॉल में इसमें अंतर क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बॉल में अंतर क्या होती है? प्लाज्मा का अंतर होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसको बोला जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक किसको बोला गया है? तो इसका सही जवाब जो होगा थॉमस डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन जो है, ये आपको परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को बोला जाता है। परमाणु परमाणु प्रोटॉन पर कितना कूलम का आवेश होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटॉन पर कितना कूलम का आवेश होता है। इसका सही जवाब होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसॉन कण की खोज किसने किया है? किस कण का कण? तो मेसॉन कण का खोज किसने किया? मेसॉन कण का जो खोज किया गया है आपको इवाका के द्वारा मेसॉन कण की खोज किया गया। किसके द्वारा मेसॉन कण की? तो इवाका के द्वारा किया गया है। नरोत्तम सिन्हानुक नरोत्तम सिन्हानुक जो है, नरोत्तम सिन्हा जो है, ये कहाँ के शासक थे? ये जो शासक कहाँ के थे? 8 का सही जवाब होगा ये कंबोडिया के। नरोत्तम सिहानुक जो है, नरोत्तम सिहानुक जो है शासक कहाँ के थे? ये कंबोडिया के थे। ब्रेस्टेलियोस्टक संधि में किन देशों के बीच में हुआ था? ब्रेस्टेलियोवस्क में यह किन दो देशों के बीच में संधि हुआ था? तो चलिए ये संधि जो हुआ था किन दो देशों के बीच में हुआ था? ये जो रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्टेलियोस्टक संधि जो है ये आपको रूस और जर्मनी के बीच में संधि कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट जो पारित किया गया था 1765 में स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा ये कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार के ऊतक को, ठीक है, किस प्रकार के ऊतक को शरीर की सुरक्षा का कवच कहा जाता है? तो किस प्रकार के ऊतक को शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है? सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एपिथेलियम ऊतक को जो सुरक्षा कवच बोला जाता है। किस ऊतक को सुरक्षा कवच बोलते हैं? एपिथेलियम ऊतक को बोला जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे अच्छा प्रयुक्त पौधा कौन है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा पौधा अच्छा है जी? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे अच्छा इसका सही जवाब होगा 13 का अशोक का वृक्ष जो है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अति महत्वपूर्ण ये वृक्ष है।
मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो है एंटी अमीबा हिस्टोलिका ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जो आंत में पाया जाता है। मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में? आंत में पाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से बोला जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से आपको किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा केंद्र करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किस केंद्र के द्वारा किया जाएगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये हो जाएगा इसको केसरुक रज्जु के द्वारा। केसरुक रज्जु के द्वारा जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, केसरुक रज्जु करता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणता प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये किसने बोला है कि संविधान में जो है प्रस्तावना जो है उद्देशिका जो है प्रस्तावना का भाग है? ये उच्च न्यायालय ने बोला हुआ था। किस वाद में बोला हुआ था? तो ये कौन से वाद में बोला गया था? 17 का तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 में हुआ था। ये जो कब हुआ था? 1960 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक क्यों है? भारत का संविधान गणतांत्रिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्या प्रावधान किया गया है भारत में, इसमें जो है इसमें कोई वंशानुगत की घटना नहीं है, इसलिए आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरित प्राप्त होता है? मतलब कि कहने का मतलब है प्रस्तावना में समाजवाद है शब्द कहाँ से लिया गया है, किस क्रांति का देन है? तो ये जो इसका सही जवाब होगा ये आपको रूस की क्रांति जैसे रशियन क्रांति, समाजवाद जो है ये शब्द जो लिया गया है प्रस्तावना में, यह कहाँ से लिया गया, किस क्रांति? तो रशियन क्रांति से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें सही बता रहा है। तो बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बिल्कुल बात सही है। संविधान सभा के और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। अस्थायी चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी तो राजेंद्र बाबू थे। मुस्लिम लीग संविधान सभा का प्रथम बैठक की क्या किया था? बहिष्कार किया था। हाँ बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 का है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। ये अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध भी पूछेगा किस राज्य से, तो ये बिहार से भी थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाने लगा? तो बताइए, पहले जो है बंगाल के गवर्नर बोला जाता था, अब लेकिन अब इसके नाम में गवर्नर जनरल शब्द जुड़ गया। कौन सा अधिनियम के द्वारा जुड़ा गया था सर? 21 का इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है। 1773 से बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये जो अधिनियम था 1773 के अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी की चौथी आयाम अवस्था बताइए। तो बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब पदार्थ की चौथी आयाम का परिचय किसने दिया है? हाँ, चौथी अवस्था को किसने परिचय किया है? तो 22 का सही जवाब होगा। इसमें आइंस्टीन ने बताया हुआ है। आइंस्टीन भौतिकी की चौथी आयाम का परिचय किसने दिया है? तो आइंस्टीन के द्वारा परिचय कराया गया है। विकिरण जो है पैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जाता है? तो बोलिए कितना तापक्रम को मापा जाएगा? पैरोमीटर मान कि ताप को सबसे ऊंचा ताप को मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें कितना माप सकते हैं टेम्परेचर को? इसमें 800 से ऊपर का टेम्परेचर को पैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जब दो पिंडों के मध्य की दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? जब दुगुना कर दिया जाएगा तो ये 4 गुना घट जाएगा। ये 4 गुना घट जाएगा। जब दो पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो उसके गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? 4 गुनी घट जाएगी। प्राश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्राश्रय तरंगों को जो है किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25 का हो जाएगा। गॉल्ट ने जो है सीटी बजाकर प्राश्रय
ध्वनि को उत्पन्न किया था, गोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार के? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग जो है कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आवेशन जो होता है किसके स्थानांतरण से? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। नीचे दिए गए संदर्भ को इसमें गलत चुनना है, कौन सा गलत दिया गया है? तो 29 का इसका सही जवाब हो जाएगा 62वां संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग से, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। चलिए इसमें सही कर लीजिए। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब को आपात उपबंध किया। पंजाब को आपात उपबंध कौन सा संविधान संशोधन? 48वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब आपात उपबंध किया गया था। 56वां संविधान संशोधन को गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य को दर्जा दिया गया था? तो गोवा को दर्जा दिया गया था। इस प्रकार ये बात भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन जो करता है, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, ये बताना है। 31 का सही जवाब होगा अमेरिका का है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका का होता है, अमेरिका का होता है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 में क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बताइए लोकसभा में जो है, बताइए कि कितना राष्ट्रीय दलों का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय दलों का दर्जा कितना मिल चुका है? तो 32 का सही जवाब होगा 14। लोकसभा में अब तक कितने राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है? तो ये 14 को जो है अब तक मिल चुका है। राष्ट्रीय आपात में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? एक बार और देखेंगे, राष्ट्रीय आपात में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वैसे ही रहेगा। जब आपात जो लगेगा तो संघीय प्रकृति में कोई चेंजिंग होता है, नो चेंज होता है, वैसे ही बना रहेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है कि बदल दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, वैसा कौन सा मामला है जो भारत के 3 सूचियों में उल्लेखित नहीं है, परंतु कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां डैश के पास होती है? वो तीनों सूचियां आपको नहीं, 3 सूचियां का उल्लेख नहीं है, लेकिन कानून बनाने में अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है। किसके पास होती है अवशिष्ट शक्तियां? 34 को हो जाएगा केंद्रीय विधायिका के पास ये शक्तियां होती है। केंद्रीय विधायिका के पास ये शक्ति होती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कौन है? अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र के बारे में पूछ रहा है कौन? तो बताना है कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, कौन सा परितंत्र होता है? तो ये होता है कृत्रिम परितंत्र होता है। ये तो कृत्रिम बनाया जाता है, तो इसलिए इसको कृत्रिम परितंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का विश्व स्तर का स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है? कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है? हॉट स्पॉट जो है भारत में जो है बताना है कि वो कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है, ये बात पूछना। तो नारो हिल जो है यह हॉट स्पॉट में नहीं है, इस बात के ध्यान रखिए। हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, लेकिन नारो हिल बिल्कुल नहीं है हॉट स्पॉट। देखेंगे इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित संधियां और वर्ष की बात करते हैं। इसमें 37 का सही जवाब क्या होगा? ये नंबर ऑप्शन देखते हैं, ये नंबर दिया क्या? चलिए इसमें सभी सही जवाब है। देखिएगा इसमें आसान बात है। 37 नंबर देखिए, सुलेमित करते हैं, जलवायु से संबंधित ये संधियां है, किस वर्ष हुआ था? अर्थ समिट कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अर्थ समिट कब हुआ था दोस्तों? 1962 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपको 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कानून
कानूनन एग्रीमेंट जो हुआ था 2010 में हुआ था। कानूनन एग्रीमेंट जो कब हुआ था 2010 में। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था 2015 में हुआ था। एक बार और देखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट आपको 2015 में, कानूनन एग्रीमेंट जो हुआ था 10 में, क्योटो प्रोटोकॉल आपको 1997 में, अर्थ समिट आपको 1992 में। अर्थ समिट आपको पूछे जाते हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997, अर्थ समिट 1992, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य पूछ रहा है, तो ये 38 का हो जाएगा आपको कथकली से। मुखौटा नृत्य जो है कथकली से संबंधित नृत्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला, फुलकारी लोक कला ये जो है हरियाणा में जो है फुलकारी लोक कला प्रचलित है। फुलकारी पूछेगा तो क्या बताइएगा? हरियाणा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घटम, घटम एक डैश है, घटम एक क्या है दोस्तों? तो घटम एक क्या है? तो 40 की बात करते हैं। एक नंबर ऑप्शन होगा बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तालाब के तबले के रूप में किया जाता है। ओहो ठीक है, ये घटम क्या है? घटम एक जो है बड़े आकार वाला मिट्टी का मुंह का बना जिनका उपयोग जो है तबले के रूप में किया जाता है, तबले के रूप में घटम। ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। शतरंज यानी चेस का जन्मदाता देश किसको बोला जाता है? चेस का जन्मदाता देश किसको बोला जाता है? चेस का शतरंज जिसको बोलते हैं, तो ये भारत में है, चेस का जन्म हुआ है भारत में। फीडे कप भी आपको शतरंज से जाना जाता है। खिलाड़ी और उसके खेल से बात करते हैं। चलिए खिलाड़ी और खेल के बारे में दो दिया गया है। कुनेरी हम्पी, कुनेरी हम्पू क्या खेलती है? कुनेरी हम्पू आपको शतरंज खेलती है। पीवी सिंधु क्या खेलती है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। मैरी कॉम क्या करती है? मैरी कॉम मुक्केबाजी। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, है ना, याद हो गया। कुनेरी हम्पू जो हो जाए शतरंज हो गया, पीवी सिंधु हो गया आपको बैडमिंटन हो गया, अभिनव बिंद्रा क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। इस नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है। मैरी कॉम तो आप तो जानते हैं मुक्केबाजी तो खेलती ही है, जिसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है मैरी कॉम को। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थान जो है लॉन टेनिस से स्थान नहीं है? इसमें सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा कैननटी, कैननटकी जो है, कैननटकी जो है, ये शब्द जो है आपको लॉन टेनिस में प्रयोग नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय का है? प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? किस खिलाड़ी के प्लेइंग टू विन? ये जो है साइना नेहवाल का। प्लेइंग टू विन जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन, इनका आत्मकथा प्लेइंग टू विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1995 विमंडल में लड़कों का एक एकल खिताब जीतने का पहला एशियाई खिलाड़ी बना हुआ था? तो बताइए विमंडल का 1995 में लॉन टेनिस में जो है एकल खिताब जीतने का ऐतिहासिक खिलाड़ी कौन बने हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रामनाथ कृष्णन जो है विमंडल अवार्ड जीते हुए, विमंडल खिताब जीते हुए थे। IRADA इरादा का फुल फॉर्म भी पूछता है। इरादा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म जो होता है, ए नंबर ऑप्शन सही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। इरादा का फुल फॉर्म भी याद हो गया। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सुलेमित नहीं है? चलिए इसमें बात करते हैं। सुलेमित नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस आपको 30 जून को नहीं मनाया जाता है। आपको कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार जो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया था? के बिरला ने 1992 में साहित्य क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान करने के लिए जो है किसकी स्थापना किया था? कौन सा संस्था की स्थापना किया था के बिरला फाउंडेशन? ये जो है सरस्वती सम्मान।
और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है योगदान देने वाले व्यक्तियों को जो है सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, द्वारकाधीश अभी मंदिर जो पूछेगा तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है, तो ये जो है आपको मथुरा में है, द्वारकाधीश मंदिर आपको मथुरा में है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ है, पिंजौर गार्डन पूछ रहा है, तो ये पिंजौर गार्डन कहाँ है दोस्तों, तो आपको चंडीगढ़ में पिंजौर गार्डन है, आपको चंडीगढ़ में पिंजौर गार्डन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसे इग्नू बोला जाता है, इग्नू की स्थापना कब किया गया, इग्नू की स्थापना जो किया गया है 1985 में इग्नू की स्थापना 1985 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं, आष्ट्रिक भाषा समूह को भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो ये आपको क्या बोलेंगे, निषाद बोलते हैं। आष्ट्रिक भाषा की भाषाओं को बोलने वाले को क्या बोलेंगे, निषाद बोलेंगे, निषाद बोला जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अनौपचारिक समूह का पुंज है, औपचारिक समूह का पुंज है, कौन सा औपचारिक समूह का पुंज है, ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें 53 का सही जवाब होगा ए नंबर सही है, जो होगा क्लिक हो होगा, फैक्शन हो गया, क्रॉक्स हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही है, ये अनौपचारिक समूह का पुंज है। चलिए इसमें बात करते हैं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया, संचार प्रौद्योगिकी के ऊपर विचार करना है, और इसमें 54 54 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए इसमें बात करते हैं, इसमें निकट परिपथ जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन में, क्लोज सर्किट किसमें होता है, टेलीविजन में, बिल्कुल सही बात है। रेडियो आवृत्ति अभी निर्धारित करता है, हाँ बिल्कुल ये फ्रीक्वेंसी पर रेडियो काम करता है। उसके बाद बेतार स्थानीय नेटवर्क है, बेतार जो है स्थानीय नेटवर्क है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार जो है ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही है, तीनों बात सही दिया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा आवृत्ति बॉन्ड INST या GSAT उपग्रह संचार हेतु प्रयोग में नहीं किया जाता है, जो है आपको आवृत्ति बैंड जो है जो उपग्रह संचार में नहीं प्रयोग किया जाता है, ये जो नाम दिया गया है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, 55 का सही जो होगा MF का प्रयोग नहीं किया जाता है, MF का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से वो कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर का कौन भाग नहीं है, क्या भाई पर्सनल कंप्यूटर का भाग कौन नहीं है जी, USB जो है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, USB जो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, USB जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, भाग कहाँ से हो गया। बात करते हैं डैक्स एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, कौन मेमोरी का एक्टिव रखता है, इसमें एड्रेस को मेमोरी का एक्टिव रखता है, 57 का सही जवाब होगा आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। समताप मंडल का औसत ऊंचाई धरातल से कितना किलोमीटर तक पाई जाती है, समताप मंडल के जो है धरती से उसकी ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल की ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका सही जवाब बताइए, समताप मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर होता है, 60 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितना होती है, 60 किलोमीटर होती है, 60 किलोमीटर। अर्धता का मापन समानांतर डैश से किया जाता है, अर्धता का मापन जो है समानता किससे किया जाता है, किसे करेंगे, ये जो हो जाएगा आपको शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। आर्द्रता का मापन जो समानता जो है शुष्क आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं, किस देश के चक्रवात है ताउते का नामकरण किया, ये ताउते चक्रवात का नामकरण कौन सा देश किया है, चलिए ताउते चक्रवात का नामकरण जो किया है म्यांमार ने किया, किसने किया है, म्यांमार ने ताउते चक्रवात का नामकरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, कौन सा जो है क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु
नहीं है। तो बात करते हैं इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, डी नंबर का पंपाज, ये भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, पंपाज नहीं है, ये पंपाज थोड़ी है, पंपाज घास है यार, ये जलवायु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक नहीं है, कौन सा जिसमें उत्तरी अमेरिका का द ग्रेट लेक नहीं है, कौन सा जो है महान झील में शामिल नहीं है। तो इसका 62 का सही जवाब होगा, उसमें विक्टोरिया जो महान झील में नहीं है, इसमें सुपीरियर हो गया, एरी हो गया, ह्यूरन हो गया, ये आपको ग्रेट लेक में शामिल है, लेकिन विक्टोरिया झील जो है ग्रेट लेक में शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है, वो कौन सी जो जलधारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में वो नहीं बहती है, कहाँ नहीं बहती है, कौन सी जलधारा नहीं बहेगी। इसका सही जवाब हुआ बेंगुला जो है, बेंगुला जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है। उत्तरी अटलांटिक में प्रभावित होने वाली जरा गल्फ रेस्ट हो गया, नॉर्वेजियंस हो गया, अल्फ्रेडा हो गया, बेंगुला ये उत्तरी अटलांटिक में नहीं बहता है। बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, मृदा अभिलक्षण, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मृदा अभिलक्षण का इसमें से कौन सा युग्म सही है। 64 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, 20 नंबर ऑप्शन क्या है, न एक न ही दो, न एक होगा न ही दो होगा, इसमें से बलुआ सूक्ष्म कणों के अनुमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होती है, गलत दिया है। मृदरण स्थूल कणों के अनुपात अधिक होती है, ये भी बिल्कुल गलत दिया है, इस प्रकार ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही दिया है। आगे बढ़िए, करेल से गुजरने वाले अक्षर, ओहो हो, केरल से, केरल एक केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरता है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, 65 का बताएंगे, ये तमिलनाडु। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरता है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश किस तरह से, तो ये तमिलनाडु से भी गुजरता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। 66 का हो जाएगा आपको K2 हो गया, हिमालय की जो है दूसरी, हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा, K2, कंचनजंगा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। इसका सही जवाब होगा आपको घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में, तो गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला है, तो घग्गर और तीस्ता के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुलेमित नहीं दिया गया है, स्थानांतरण और राज्य की बात करते हैं, तो पोंडू सही है जी, पोंडू आपको बताइए, पोंडू बिल्कुल सही है, उड़ीसा का पोंडू जो है उड़ीसा का है। मासा जो है आपको क्या है, मासा ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये आपको ऑप्शन गलत दिया गया, ये इसका सही होगा। पोनम जो है केरल का, पोनम जो है ये स्थानांतरण खेती होती है। झूम जो है आपको असम में होती है, झूम कैसी आपको असम में, पोनम केरल में हो गया, पोंडुप हो गया आपको उड़ीसा में, मासा हो गया आपको, मासा आपको क्या, मासा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन सही है, इसमें कथन सही बता रहा है, सही बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत में उड़ीसा राज्य क्रायोमाइट का सबसे बड़ा उदाहरण मतलब कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो है बताएंगे क्रायोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, ये नंबर ऑप्शन सही था। भारत के किन राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है, भारत को बताइए सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ देखने को मिलेगा, तो भारत में सबसे ज्यादा सूती मिल आपको महाराष्ट्र में देखिएगा, सबसे ज्यादा सूती मिल कहाँ देखेंगे, तो आपको महाराष्ट्र में है ना, कहाँ हिमाचल बोला जाता है, नहीं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती मिलों की संख्या है। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना कराई जाती है, तो 10 वर्षों के पश्चात जो है आपको जनगणना कराई जाती है, 10 वर्षों के अंतराल पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यपाषाण काल में पशु के प्रमाण मिलते हैं, पशु के प्रमाण मिलते हैं मध्यकाल में मिलते हैं, कहाँ से, तो जगह पूछ रहा है,
जगह की बात करते हैं, 72 का सही जवाब होगा, 72 का सी नंबर होगा बागौर में। बागौर से जो है मध्य पाषाण काल में पशु का प्रमाण मिलता है, बागौर से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? ये बागौर से मिलता है, बागौर से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड, है ना, कर्म कांड के नाम से जानता है? कर्म कांड के नाम से किसको बोला जाता है? 73 का हो जाएगा, यजुर्वेद को कर्म कांड के नाम से जाना जाता है। महान कवि अश्वघोष किसके दरबार काल में रहते थे? बताइए, समकालीन थे। अश्वघोष किसके समय में थे? अश्वघोष किसके समय में थे, किसके समकालीन थे? 74 का इसका सही जवाब होगा कनिष्क के समय में आपको अश्वघोष, कनिष्क के समय में आपको अश्वघोष हुआ करते थे। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? 75 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, वकाटक। वकाटक जो है विंध्य शक्ति जो है वकाटक वंश के संस्थापक थे। वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति, वकाटक वंश के। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो शुरू किया था? बताइए, नौरोज जो पारसी त्योहार जो है किसने मनाया था? किसने मनाया था भाई? तो इसका सही जवाब होगा आपको गयासुद्दीन बलबन ने मनाया था। नौरोज जो है, आपको याद रखें, नौरोज जो है त्योहार, पारसियों का त्योहार जो शुरू कराया था कौन? ये आपको गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया? हौज सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? हौज सुल्तानी का निर्माण जो कराया हुआ है आपको इल्तुतमिश ने, हौज सुल्तानी की निर्माण इल्तुतमिश ने कराया है। हौज सुल्तान पूछेगा तो क्या बताओगे? इल्तुतमिश बताइएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सी सही सुलेमित नहीं है? इसमें से सुलेमित दिया करना इसमें से सही नहीं है। तो बात करते हैं मलिक सरवार ख्वाज जहां, मालवा से इनका संबंध था। बिल्कुल बात गलत है, मालवा से इनका संबंध नहीं रहा था। बात करते हैं राणा हमीर मेवाड़ से समय थे, राणा चंडा मारवाड़ से थे, मलिक राजा फारूकी आपको खानदेश से संबंध था, लेकिन आपको ये आपको डी नंबर ऑप्शन गलत है। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चला गया। पतनुलकर जो है गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चला गया, वो कौन था? पतनुलकर कौन था बताएंगे? पतनुलकर कौन था? ये आपको रेशम बुनकर था। पतनुलकर जो है गुजरात क्षेत्र से चलकर आपको विजयनगर में चला गया। ये पतनुलकर जो है प्रसिद्ध जो है आपको रेशम के बुनकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुआ है? तो बताइए, संगीत की टप्पा शैली जो है किस मुगल सम्राट के समय में विकसित किया गया था? टप्पा शैली जो है यह संगीत का शैली पद्धति जो शुरुआत किया गया किस मुगल सम्राट के समय में? 80 का सही जवाब होगा, 80 का सी नंबर मोहम्मद शाह के समय में है टप्पा शैली का निर्माण किया गया। टप्पा शैली मोहम्मद शाह के समय में विकसित किया गया था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया है? तो यह खालसा पंथ की स्थापना आपको सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया है। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना किया? खालसा पंथ की स्थापना किया है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। चलिए बात करते हैं, 82 का सही जवाब होगा भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आता है, 1878 में आता है। शाही पद अधिनियम 1876 में, शाही पद अधिनियम कब आता है? 1876 में आता है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 में आता है, 1861 में आता है, 1861 में आता है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1869 में किया गया था। चलिए एक बार और देखते हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया गया था दोस्तों? 1878 में आया था। शाही पद आपको 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आपको 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो आया था 1869 में आया था, 1869 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट पूछ रहा है किस धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो 83 का सही जवाब होगा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, जो धार्मिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से ये संगठन था। आगे बढ़ करते हैं, निम्नलिखित में से
किसने संथाल विद्रोह, याद रखेंगे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था, बताइए भैया। ये 1857 के विद्रोह में और संथाल विद्रोह में अंग्रेज की सहायता किया हुआ था, तो बताइए ऐसा गद्दार कौन था। तो आपको महाराज मेहताब चंद, महाराज मेहताब चंद, ये जो है ना देश को बर्बाद करने में राजाओं का ही भी हाथ है, इस बात को मानिएगा। अंग्रेज से ज्यादा इस देश को यहाँ के चुगलखोरों ने ही बर्बाद किया है। बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब ने डैश के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के संबोधन किया था। बदरुद्दीन तैयब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, वो कौन सा अधिवेशन में, तो ये जो है 1887 में। बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत बता रहा है, ये जो बताइए कि मुस्लिम लीग के बारे में मेरा कौन सा गलत बता रहा है। चलिए इसमें गलत हम लोग छांट लेते हैं, कौन सा गलत इसमें बता रहे हैं। 86 क्या सही जवाब होगा। लीग बंगाल के विभाजन का विरोध कर रही थी, लीग जो है बंगाल के विभाजन का विरोध कर रही थी। नहीं, ये तो समर्थन कर रहा था, वो तो चाह रहा था कि टूट जाए, ये गलत दिया गया है। बात करते हैं इसमें सही क्या होगा। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया, बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था, बिल्कुल बात सही है। लेकिन लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम बताइए। असहयोग आंदोलन के बाद जो है गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है। असहयोग आंदोलन के बाद जो है गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति सीएन ब्रोमफील्ड, न्यायमूर्ति सीएन ब्रोमफील्ड जो है महात्मा गांधी के जो है मुकदमे के न्यायाधीश के रूप में सुनवाई दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान न्यायमूर्ति सीएन ब्रोमफील्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंतिम वायसराय था। कौन भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है। 88 का सही जवाब बताएंगे। ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से वो कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, कौन सा इसमें से लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। कौन सा अर्थव्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन की कमी, ये अर्थव्यवस्था की में शामिल है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस वर्ष जो है समृद्धि दर प्राप्त हुआ था, 90 का इसका सही जवाब हुआ। 2010 और 11 में सबसे ज्यादा समृद्धि दर हुआ था। निम्नलिखित में से वो कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। 91 का सही जवाब होगा तकनीकीवाद और नौकरशाह, ये जो है आर्थिक विकास का प्रमुख कारण में थोड़े, बिल्कुल नहीं है। ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का परसेंट बताते हैं, तो आपको कितना परसेंट रहा है। तो ये आपको गरीबी रेखा का जांच कौन किया था, कौन सी समिति, तो तेंदुलकर समिति। किस लिए बनाया था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को। तो ये तेंदुलकर समिति ने कितना परसेंट बताया हुआ था भारत में गरीबी, तो आपको 21.9% जो है भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, जो तेंदुलकर समिति के द्वारा बताया गया था। 21.9 है। आगे बात करते हैं, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसे सार्वजनिक उद्यमों में निवेश आरंभ हुआ है। 93 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। 1991 से 92 में निवेश प्रारंभ हुआ था, 1991-92 में। आगे बढ़िए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी का तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, तो ये बढ़ जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जीडीपी में सुधार होगा उसमें तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, बढ़ोतरी होती रहती है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, आपको किसे, आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, आरबीआई के द्वारा बेचे जाता है। निम्नलिखित में से प्रस्ताव में से किसका संदर्भ
संबंध संघीय बजट से है। बताइए कि प्रस्ताव में से किसका जो है संदर्भ जो है संघीय बजट से संबंधित है। संघीय बजट से कौन सा प्रस्ताव है भाई? तो ये जो होगा आपको कटौती प्रस्ताव। ये जो है संघीय बजट से कौन सा कटौती प्रस्ताव है भाई? कटौती प्रस्ताव। चलिए बात करते हैं 97 के भुगतान संतुलन सन्निहित होती है। भुगतान संतुलन में सन्निहित होती है। तो भुगतान संतुलन में कौन सा सन्निहित होती है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी होगा। दृश्य व्यापार ऋण हो गया और अदृश्य व्यापार, इस प्रकार ये सभी जो है भुगतान संतुलन में ये सब तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 दिसंबर 1942 में श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ चले गए थे? तो 7 दिसंबर 1942 में श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ चले गए थे? तो ये आपको बक्सर चले गए थे। योगेंद्र शुक्ला जो है 1942 में जो है कहाँ चले गए थे? बक्सर चले गए थे, बक्सर चले गए थे। 99 की क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन कौन कर रहा था? तो खुफिया रेडियो का संचालन आपको उषा मेहता कर रही थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था उषा मेहता किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। उषा मेहता जो किस क्षेत्र में विख्यात थी? तो ये खुफिया रेडियो चलाती थी उषा मेहता। जयप्रकाश नारायण भी जो थे अंडरग्राउंड जो है रेडियो का संचालन कर रहे थे, वो काठमांडू से कर रहे थे। आगे बढ़ करते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ कब मिलता है? तो जयप्रकाश नारायण के जो है राष्ट्रीय स्तर की जो है नेता की पहचान कब मिलता है दोस्तों? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में इनकी पहचान मिलती है। और इस प्रकार से दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है और बिहार दरोगा आने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो क्लास था। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।